इसी तरह का वीडियो आगे भी अगर आप देखना चाहते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम इस तरह का डालें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में पहला सवाल देखते हैं। पहला है कि विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें सभी चीज़ को करना होगा। इन्हें विद्यालय संसाधनों का प्रबंधन करना होगा, मानव संसाधनों का प्रबंधन करना होगा, विद्यालय के सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसका नेक्स्ट सवाल है कि विद्यालय प्रबंधन के निम्न में से क्या उद्देश्य होते हैं। तो बच्चों को समावेशी तथा लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय में नवाचारी सृजनात्मक कार्यों पर बल देना, पीने योग्य स्वच्छ पानी, बिजली, स्वच्छता, सुरक्षा का प्रबंध करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी चीज़ चाहिए विद्यालय प्रबंधन में इसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए। प्रशासनिक संस्थाएं विद्यालय में किस प्रकार के कार्यों का दायित्व होती है। तो इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, प्रशासनिक संस्थाएं विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा या नहीं इसकी जांच करती है। विद्यालय में शिक्षण कार्य वो नहीं करती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। शिक्षक बालकों को किस प्रकार आपदा के क्षेत्र में जागरूक करता है। ठीक है। तो इसमें आपको हो जाएगा मानवीय और भौतिक संसाधनों की सूची तैयार करना जो आपदा के समय काम आए, नाटकीय अभ्यास व कार्य कुशलता, ये दोनों तरीके से किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि आपदा से प्रभावित लोगों को फिर से पुनर्वास के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सभी। इसमें ये सभी क्यों, क्योंकि संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए उपाय करना। बारिश के बाद जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद जो पुनर्वास होता है तो उसमें पानी जम जाता है, वहाँ पे संक्रामक बीमारी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। प्रभावित लोगों को मनोबल बढ़ाना ताकि वह हिम्मत रखें। कभी कभी लोग घबराहट में भी किसी का हार्ट अटैक कुछ हो जाता है, इसलिए उसको क्या करना, मनोबल बढ़ाने की जरूरत होता है। दूसरा अगला है आपदा के बाद मलबे से उपयोगी वस्तुओं को छांट कर अलग करना, ये सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि आपदा के निवारण में कौन कौन से घटक शामिल है। तो इसमें आपको खतरा प्रभावित क्षेत्रों के पास आबादी बसाई जाए, ये नहीं होगा, ये गलत है। भवन निर्माण, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा सी, आपदा के समय क्या करना चाहिए। इनमें से मीना मंच क्या होता है। तो किशोरियों का ऐसा समूह जो बालिकाओं के शिक्षा की बाधाओं को दूर कर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। हम लोग को कि बाल संसद में कितने सदस्य होते हैं। तो बाल संसद में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसमें 12 सदस्य होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। बाल संसद में कितने सदस्य होते हैं, 12। बाल संसद में निम्न में से कौन से मंत्री शामिल नहीं होते हैं। 9 का सवाल है कि बाल संसद में निम्न में से कौन से मंत्री शामिल नहीं होते। इसमें रक्षा मंत्री शामिल नहीं होता है, शिक्षा मंत्री होता है, जल कृषि मंत्री होता है, पुस्तकालय मंत्री होता है, इसमें रक्षा मंत्री जो है नहीं होता है बाल संसद में। ठीक है। इसलिए उन 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा सी। अगला सवाल है कि मीना मंच का उद्देश्य निम्न में से क्या है। इसका उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि यह लड़कियों की सही आयु के में स्कूल दाखिला ले, लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय आए, लड़कियों को शिक्षा से जुड़े मुद्दों को जागरूक पैदा करना, ये सभी काम क्या है, मीना मंच का काम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि विद्यालय में जो अभिलेख होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपको अध्यापक के संबंधित अभिलेख, विद्यालय से संबंधित अभिलेख, नामांकन से संबंधित अभिलेख, उपरोक्त सभी अभिलेख, यानी विद्यालय अभिलेख में ये सारा अभिलेख होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें आपको जो है समाज को संतुष्ट करने के लिए, स्कूल प्रबंधों को संतुष्ट करने के लिए, बच्चों के अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए जो है विद्यालय में अभिलेख की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि चेतना सत्र की शुरुआत किससे होती है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा चेतना सत्र की शुरुआत आपको प्रार्थना से होती है। सुबह में जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रार्थना करवाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना सत्र से। ठीक है। मध्य अनुक्रिया आपदा के समय किस प्रकार की सहायक है। तो ये आपको सभी प्रकार से घायलों को चिकित्सक की व्यवस्था करना, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना, खोए हुए लोगों को खोजने का दायित्व कार्यबल गठित करना, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस सभी की जरूरत पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था में अंतर्निहित मान्यताएं हैं। तो कार्य, संस्कृति, अनुशासन, आपदा प्रबंधन, उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है विद्यालय में शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा कार्य किया आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय में किस पर रोक लगा दी गई है। यानी शिक्षा के अधिकार के तहत जो है विद्यालय में किस पर रोक लगा दी गई है, स्क्रीनिंग पर, यानी कि स्क्रीनिंग पर जो है रोक लगा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय में कौन सी प्रक्रियाएं जो है अपनाई गई है।
मैंने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई गई है, तो इसमें आपको जो है पहले आओ पहले पाओ ये अपनाई गई है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रासंगिक रहा है, तो इसमें आपको भाग 13 जो है वो शिक्षा के अधिकार में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, इसलिए 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा डी। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा डी, ऐसी शिक्षा का व्यवस्था जहाँ दिव्यांग तथा सामान्य बालक साथ साथ पढ़े। समावेशी कक्षा जो है उसमें क्या होता है कि जो विशिष्ट बालक हो और सामान्य बालक सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं समावेशी कक्षा और समावेशी शिक्षा, ठीक है। अगला समावेशी शिक्षा का महत्व है, आपको इसमें सभी हो जाएगा, छात्रों की सहनशीलता, गुणों का विकास, दूसरे व्यक्तित्व के समान की भावना का विकास, मानव संसाधन का सही निर्माण, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है मिल करके समावेशी शिक्षा का महत्व को पूरा करता है। समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है, इसमें आपको शिक्षक की, समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका किसकी है, शिक्षक की है। समावेशी शिक्षा में सहकर्मी किस रूप में सहायक होते हैं, तो इसमें आपको सहयोगी के रूप में, समावेशी शिक्षा में जो सहकर्मी जो है वो हमेशा जो है ना सहयोगी के रूप में ही सहायक होते हैं, ठीक है। अगला है कि समावेशी शिक्षा में पेशेवरों की भूमिका किस में होती है, पेशेवरों की भूमिका जो है इसमें आपको बी मनोवैज्ञानिक की होती है। समावेशी शिक्षा में पेशेवरों की भूमिका किस रूप में होती है, मनोवैज्ञानिक के रूप में। समेकित शिक्षा में विद्यालय की किस भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, यानी कि जो नहीं माना जाएगा, यानी कि गलत इसमें खोजना है, तो इसका हो जाएगा पक्षतापूर्ण व्यवहार, इसका हो जाएगा सी, पक्षतापूर्ण व्यवहार का विकास जो है। समावेशी कक्षा की विशेषताएं हैं, समावेशी कक्षा की विशेषता आपको इसमें सभी हो जाएगा, अक्षम और सक्षम छात्रों को समावेश, ठीक है। कक्षा के विद्यार्थियों की कम संख्या, छात्रों की गुणोन्मुखी विकास, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला सवाल है कि समावेशी कक्षा का विशेषता नहीं है, समावेशी कक्षा की इसमें विशेषता नहीं है, उसको पूछा जा रहा है, जो इसकी विशेषता है उसको छोड़ के, ठीक है। तो इसमें इसका विशेषता क्या नहीं है, शिक्षा उपयोगी सामग्री का प्रयोग, ठीक है। समावेशी कक्षा में किस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, अनुशासन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा शिक्षण में कौन सा उपयोगी है, तो इसमें आपको जो है कंप्यूटर उपयोगी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला सवाल है कि समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम आपको प्रत्येक छात्र के लिए अलग, ठीक है ना। पाठ्यक्रम की रचना की जाती है इसमें शिक्षण विधियों के आधार पर। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन में शिथिलता दी जानी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी केवल अक्षम बच्चों में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सक्षम और अक्षम दोनों में बिल्कुल नहीं, सक्षम छात्रों को इसमें भी नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। समावेशी कक्षा कक्ष का अनुशासन होना चाहिए, यानी कि समावेशी कक्षा कक्ष का जो अनुशासन है वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए सक्षम छात्रों के लिए कठोर एवं अक्षम छात्रों के लिए थोड़ा लचीला होना चाहिए, ठीक है। समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए, समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए आपको सहयोगपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। समावेशी कक्षा अर्जित चर है, इसका हो जाएगा पाठ्यचर्या। एक समावेशी कक्षा जिसमें अनेक अस्थिबंधित छात्र है, यानी कि अनेक क्या है, अस्थिबंधित छात्र है, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त मानव संसाधन होगा, तो इसमें आपको हो जाएगा परामर्शदाता का, क्या हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा डी, परामर्शदाता का। अगला है कि समावेशी कक्षा में का काउंसलर का कार्य करता है, मैंने समावेशी कक्षा में जो उसमें काउंसलर का कार्य कौन करता है, तो इसमें छात्रों के लिए उपयोगी शिक्षण यंत्र का सुझाना, उसका काम है, परामर्शदात्री का काम है, ठीक है। अगला सवाल है कि एक विशेषकृत प्रशिक्षण प्राप्त विषय है, शिक्षक का समावेशी शिक्षा में दायित्व है, तो इसमें आपको हो जाएगा कक्षा का विशिष्ट प्रबंधन एवं नियोजन करना। बाल केंद्रित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को पहचानिए, इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ा मेन टॉपिक है, माने बालक जो है उसका मनोविज्ञान क्या कह रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन क्यों शुरू हुआ, इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत हुई। पहला ये भी सही है। दूसरा है कि व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा ने शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किए हैं, इसी के फलस्वरूप बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत हुई। इवन ए और बी दोनों सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। अब अगला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की निम्न में क्या भूमिका होती है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है,
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बालकों को सभी प्रकार के मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए बच्चों को सहायता करनी चाहिए। शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतः सजग रहना चाहिए, इसका हो जाएगा डी। 3 का क्या हो जाएगा डी। ये सभी दायित्व जो है इनका है। बाल केंद्रीय शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों को पहचानिए, है ना। तो इसमें आपको हो जाएगा प्रेरणा के सिद्धांत, छात्रों का अनुकरणीय व्यवहार, नैतिक कहानियाँ व नाटकों आदि का द्वारा बालक अच्छी तरह सीखते हैं, ये भी सही है। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत बालक को जीवन से संबंधित करता है, बिल्कुल सही है। चयन के सिद्धांत छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाएं, जैसे खेलने का मन हो तो उसे मूड में पढ़ाया जाए, यह चयन करे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि कहने का मतलब इसमें जितने भी है एक टोटल आपको बाल केंद्रीय शिक्षा का होना चाहिए। अगला है कि बाल केंद्रीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं में सभी हो जाएगा बालकों का ज्ञान, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन का परीक्षण, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सब मिलकर के जो है बाल केंद्रीय शिक्षा की विशेषता। लोकतांत्रिक शिक्षण की रणनीति के लिए गलत तथ्यों की पहचान करें। इसमें गलत तथ्य क्या है, इसमें हो गया इस प्रणाली में छात्र शिक्षक के बीच वैमनस्य उत्पन्न होती है, इसमें गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। साथ में लोकतांत्रिक शिक्षा रणनीति प्रकारों की पहचानिए, तो इसका हो जाएगा डी। ये सभी अनुमान विधि, चर्चा विधि, अन्वेषण विधि, इसका हो जाएगा डी, ये सभी। अगला सवाल है कि वार्तालाप गतिविधि पद्धति निम्न में से कौन से बिंदु शामिल है। इसमें से कौन से बिंदु शामिल है उसके बारे में चर्चा है। तो इसमें छात्रों और किसी विषय तथ्यों पर वार्तालाप अवसर दिया जाता है, ये भी सही है। इनमें बच्चों की तार्किक सोच बेहतर होती है, ये भी सही है। स्वयं से बोलने का अवसर मिलता है, ये भी सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 8 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चाहे अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। कभी सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से होता है, कभी सृजनात्मक रचना से तथा कभी सृजनात्मक उत्पादकता से। निम्न में से यह कथन किसका है, यानी ये मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कथन जो है गिलफोर्ड महोदय का है। अगला सवाल है कि मनोविज्ञान एक परिचय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि मनोविज्ञान एक परिचय एक पुस्तक है, वो लिखा किनके द्वारा गया उनके बारे में पूछा जा रहा था। इनको लिखने वाले का नाम था कागन तथा हैबरमन। उन्होंने लिखा था मनोविज्ञान एक परिचय, मनोविज्ञान का एक परिचय। इनका पुस्तक का लेखक कौन है, इन पुस्तक का लेखक है कामन तथा हैबरमन, इसका हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व को पहचानिए, इसका प्रमुख तत्व कौन है। तो ये आपको सभी है, प्रवाहिता, मौलिकता, विस्तार, कारण, ये सभी हो जाएगा। ये सब मिल करके क्या है सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व है। अगला है कि सृजनात्मक चिंतन की प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो ये सभी हो जाएगा, प्रबोधन, आयोजन, उद्भावन, ये सभी, ठीक है। सहगामी क्रियाओं के महत्व को पहचानिए। तो इसका हो जाएगा सभी। सामाजिक भावना का विकास करती है, नागरिकता की शिक्षा प्रदान करती है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। 13 का हो गया डी। अगला है शिल्प कला क्रियाओं के अंतर्गत निम्न में से कितने बिंदु शामिल है। तो ये जिल्दसाजी इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, जिल्दसाजी। अगला सवाल है कि सहगामी क्रियाओं का विकास किसी विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इसमें सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शारीरिक क्रियाएं, साहित्यिक क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं, ये सब मिलके हो जाएगा। अगला है क्या कि अनुशासन के अनुसरण में सहायक है, अनुशासन जो होता है उसके अनुसरण में सहायक है, तो ये सभी हो जाएगा। छात्रों क्रियाओं के विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल। कार्य की संलग्नता उनको विभिन्न गलत आदतों को कार्य में फंसने की बचाती है, इसमें केवल बी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका हो जाएगा डी। 16 का क्या हो जाएगा डी, ठीक है। विशेष रुचियों का विकास बालकों में क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी क्योंकि संभावित व्यवसायिक कुशलताओं का विकास करती है, साहित्यिक रुचि आदि का विकास करती है, बालकों के प्रिय कार्यों विकास के विभिन्न अवसर, ये सभी सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 17 का हो जाएगा डी। 18 का है नैतिक गुणों का विकास बालकों में किस प्रकार जरूरी है। तो इसमें भी सही, ईमानदारी विकास के लिए, आत्मविश्वास के लिए, न्यायप्रिय विकास के लिए, ये सभी के लिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि नागरिक का प्रशिक्षण छात्र जीवन के लिए किस प्रकार सहायक है, यानी कि नागरिक का प्रशिक्षण छात्र जीवन के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो इसमें भी उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बालकों की वास्तविक स्थितियों को सामना करने के लिए, नागरिक कुशलताओं एवं आदतों के विकास के लिए, नेतृत्व उत्तरदायित्व की क्षमता, दूसरे के अधिकारों को आदर की दृष्टि से देखने की भावना जागृत होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब में से किस भारतीय शिक्षाविद की बाल केंद्रीय शिक्षा के क्षेत्र में विशेष व उल्लेखनीय भूमिका रही है। तो ये है गिजुभाई बधेका।
इसका हो जाएगा ए। गिजुभाई बधेका कहाँ के? गुजरात के रहने वाले थे। इनका ही रचना है दिवा स्वप्न। इन्होंने ही बच्चा को बाल केंद्रित शिक्षा के लिए प्रमोट किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अगला, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का के लिए मानदंड है, तो इसका हो जाएगा ये सभी। ये विश्वसनीय होते हैं, ये युक्तिसंगत होते हैं, ये तुलनीय होते हैं। अगला सवाल, आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? तो वे क्या लिखते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं? इसका हो जाएगा डी, ये सभी जो है बच्चे के बारे में क्या होता है, जानने का मौका मिलता है। चलिए अगला सवाल है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ये उसका है हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है? तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी, ठीक है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और आपस में आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह जो है आकलन के लिए सीखना का संकेत करता है, यानी कि आकलन के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। इसका हो जाएगा ए। उसके बाद जो है 26वां सवाल पूछ रहा है, क्या यह घटनाओं का सही वर्णन, कि यह घटनाओं का सही वर्णन के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड विशेषताएं हैं? तो यह घटनाओं का सही वर्णन है? इसका हो जाएगा सी। अगला सवाल है, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं? तो यह घटनाओं का सही वर्णन है? इसका हो जाएगा सी। सीखने, आकलन और अनुदेश के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने की प्रभावित करता है। तो ये क्या है, के लिए, यानी कि सीखने के लिए इसमें हो जाएगा आकलन और अनुदेश के बीच अंतर होगा। दृढ़ीकरण और सीखने की प्रभावित करता है, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। इसका हो जाएगा बी। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा बी। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। वह क्या है? जब एक बावर्ची जो है खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या करता है? वह सीखने के लिए आकलन करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा बी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी उपलब्धियों लक्ष्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, ठीक है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, तो ये क्या है? ये आपको आकलन का सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल से अगर आप किसी को जांच करते हैं तो आकलन को क्या करता है? वो आकलन को सीमित कर देता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, यानी अधिगम को आकलन को उजागर करता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी की चिंतन प्रक्रिया को ध्यान देने के अलावा उनके अवधारणात्मक समझ को भी आकलन करता है, ठीक है। व्यवसाय को एक ऐसे पेशे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक विशिष्ट अध्ययन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अगला सवाल है कि व्यवसाय जीवन वृत्ति है, इससे आज से क्या है, यानी कि इससे आज से क्या है, सो पूछा जा रहा है। यानी व्यवसाय जो है जीवन वृत्ति है, तो इसमें आपको ज्ञान के संचयन से है, कौशलों को संचयन से है, मानवता की सेवा के लिए है, उपरोक्त सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा डी, ठीक है। अगला सवाल है, किसी व्यवसाय की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है, माने किसी व्यवसाय की क्या होता है? कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। तो इसमें आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि एक व्यवसाय विशिष्ट ज्ञान युक्त विस्तृत व्यवहारिक प्रशिक्षण का मांग कर सकता है, ठीक है। व्यवसाय की अपनी आचार संहिता होती है। व्यवसाय अपने सदस्यों के व्यवसायिक जीवन को सुनिश्चित करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल है, शिक्षक को एक व्यवसाय के रूप में क्यों देखा जाता है? यानी कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए देखा जाता है क्योंकि यह एक आवश्यक रूप से एक बौद्धिक कार्य है। यह अपनी सामग्री विज्ञान से लेता है। यह शैक्षिक रूप से संप्रेषणीय तकनीक से युक्त होता है। उपरोक्त सभी, ये सभी की वजह से शिक्षक को एक व्यवसायक के रूप में देखा जाता है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रसारित की गई? माने NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो हमने इस पर एक अलग से बहुत ही बेहतरीन वीडियो ही बनाया हुआ है कि राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क जो है अब तक टोटल कितना चुका? अब तक 4 आ चुका है।
अभी का जो वर्तमान का जो है वो है एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा क्या है 2005। टोटल पाठ्यचर्या की संख्या कितना है तो 4। शिक्षकों के वृत्तक विकास के किन बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, तो इसमें आपको विषय ज्ञान के विषय वस्तु हेतु बदली हुई शिक्षण विधियों के कारण ये भी है। इसके बाद अगला पेज में उसको हम देखेंगे, ठीक है। मीडिया की बढ़ती हुई सहभागिता के कारण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, यानी कि सही वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है। ये हो गया नई शिक्षा नीति 1986 में कहा गया शिक्षक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, इसके सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन घटक पृथक नहीं किए जा सकते, ये भी सही है। अगला है, वर्ष 1987 में प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों क्या है, दोनों वाक्य आपको सही है, इसलिए 7 का आंसर क्या होगा डी होगा। अगला सवाल है कि आचार्य राममूर्ति समिति का संबंध किससे है, यानी आचार्य राममूर्ति का जो संबंध है वो किससे है, तो सेवाकालीन एवं पुनर्चर्या पाठ्यक्रम शिक्षक की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंधित होना चाहिए, ये भी सही है। सेवाकालीन शिक्षा को शिक्षकों की भावी विकास की आवश्यकताओं को पोषण करना चाहिए, इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले सुमेलित कीजिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सही है उसके बारे में पता करना है। शिक्षा आयोग जो है 1964 से 66, ये भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1983 से 85, ये भी सही है। नई शिक्षा नीति 1986, ये भी सही है। आचार्य राममूर्ति समिति कब आया, 1990 में आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ और डी 4 के साथ, इस सामने जितना भी ये सब सही है। एक प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है, इसमें से सभी गुण होना चाहिए। बौद्धिक कुशाग्र शक्ति, नैतिक जागरूकता, संयम निर्वाह, उपरोक्त सभी, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्षेत्र विश्लेषण पहचानिए, इसमें आपको उसको विश्लेषण को पहचान करना है। तो कार्यों के लिए उद्देश्य को निश्चित करना, नीति निर्धारित करना, प्रभाव एवं संचालन का मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि लेसेज फेयर नेतृत्व कहा जाता है, लेसेज फेयर का जो नेतृत्व है वो किससे संबंधित है, वो हस्तक्षेप के नेतृत्व से संबंधित है। हस्तक्षेप का नीति जो है वो किससे संबंधित है, लेसेज फेयर से। अगला है कि दार्शनिक विचारों के आधार पर अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि दार्शनिक का जो विचार है उसके हिसाब से मुक्तात्मक, प्रभावात्मक, दमनात्मक, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका 13 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 14 में है कर्मचारी नेतृत्वकर्ता की पूर्ण बात मानता है, कर्मचारी जो है नेतृत्वकर्ता का पूर्ण बात मानता है, कार्य संपादन नेतृत्व का केवल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। रूपांतरण नेतृत्व का प्रमुख गुण होता है, तो रूपांतरण नेतृत्व का प्रमुख गुण होता है नेतृत्वकर्ता दूरदर्शी होता है, इसका हो जाएगा ए। अगला है कि सेवक नेतृत्व के प्रमुख गुण धर्मों को पहचान करिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। इसमें नेतृत्वकर्ता की पहचान कठिन होती है, इसमें नेतृत्वकर्ता संस्था में किसी भी स्तर का हो सकता है, इसलिए 16 का हो जाएगा बी। 17 में है समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों का अनुगमन करने की प्रभावित करना, यह कथन किसका है, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि समान लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है कुंट्ज और डोनल का, कुंट्ज और डोनल का, इसका हो जाएगा ए। रूपांतरण नेतृत्व के प्रमुख रूपों को दर्शाए, रूपांतरण नेतृत्व का जो है प्रमुख रूपों को दर्शाने है, तो इसमें रूपांतरण नेतृत्व के प्रमुख रूपों को दर्शाए, इसमें नेतृत्वकर्ता दूरदर्शी होता है, अधिकांश समय संचार में खर्च होता है, उत्साह संचार करता है, बिल्कुल उपरोक्त सभी, इसका हो जाएगा डी। रेमसेयर द्वारा शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों को क्षेत्रों को पहचानिए, ये सभी हो जाएगा। नीति निर्धारित करना, प्रभाव का संचालन का मूल्यांकन, कार्यों का निश्चय करना तथा इनका प्रारूप तैयार करना, उपरोक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला टॉप, जय भगवान। संकुल संसाधन केंद्र को स्थापित करने की संकल्पना किसके क्रियान्वयन के द्वारा उत्पन्न हुई थी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा, इसका हो जाएगा ए का ए हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्य संकुल संसाधन केंद्र करता है,
विद्यालय में शैक्षिक वातावरण बनाना ये भी करता है। विषय वस्तु को संबंधित समस्या का समाधान करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ये सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वे कार्य संकुल संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य नहीं है। माने संकुल संसाधन केंद्र का जो है प्रमुख कार्य नहीं है, जिसमें विषय विशेषज्ञों के समूह से इनकार होना, ये आपको उनका प्रमुख कार्य नहीं है। संकुल स्तर पर प्रभावी कार्य बनाने के लिए संकुल संसाधन केंद्रों के द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो ये सभी हो जाएगा। कार्यालयों का आयोजन करना, संभावित व्यू को रचना करना, विद्यालयों को निगरानी करना, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रखंड संसाधन केंद्रों को राज्यों में प्रायः किस स्तर पर स्थापित किया जाता है, तो आपको ये जो है यानी कि प्रखंड संसाधन केंद्र को खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर। ठीक है। अगला है कि शिक्षा से जुड़ी कौन सी संस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा संकुल संसाधन केंद्रों के बीच कड़ी का कार्य करता है, यानी कि बीच पुल का कार्य करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे खंड संसाधन केंद्र। वही जो है प्रखंड संसाधन केंद्र, जिसको बीआरसी भी कहा जाता है। इसलिए 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि बीआरसी संकुल संसाधन केंद्रों बीआरसी संकुल संसाधन केंद्रों के रूप में किस प्रकार कार्य करती है, तो ये हो जाएगा सेवाकालीन शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रदान करना, मुख्य अध्यापकों की प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी होगा। संकुल समन्वयकों का प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है कि संकुल संसाधन केंद्रों को पर्यवेक्षण एवं निगरानी के रूप में बीआरसी कौन सा कार्य करती है, तो इसमें बीआरसी जो है सभी कार्य करती है। संकुल समन्वयकों की मासिक बैठक का आयोजन करती है, प्रभावी सूचना प्रणाली व्यवस्था करती है, संकुल स्तर पर रिपोर्ट विश्लेषण करना, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बीआरसी के संबंध से सही नहीं है, यानी कि बीआरसी से संबंधित नहीं है, तो इसमें रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से राज्य को सौंपना, ये बीआरसी का कार्य नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा सी। प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जिला स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश किस शिक्षा नीति में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जिला स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की इकाइयाँ है, उसमें से इकाइयाँ के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, योजना एवं प्रबंधन, ये सभी जो है उसी का क्या है, इकाइयाँ हैं। किसका, डाइट का। डाइट संस्था खंड स्तर में के कार्यों में कौन सा कार्य को कर के सहायता प्रदान करती है, तो शिक्षण की प्रक्रिया को स्थिति को जानकर, शिक्षण सामग्री को विद्यालय तक पहुंचाकर, सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति को समीक्षा करके, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। डाइट खंड संसाधन केंद्रों की कार्यों में किस प्रकार सहायता करता है, जो जिला स्तर पर जो डाइट होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो जिले के समन्वय के कार्यों की समीक्षा करके, ये भी होगा। समन्वयकों की समस्या को पहचान कर, ये भी है। शैक्षिक सहायता प्रदान कर, निगरानी कर, ये भी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी काम जो है डाइट जो है मदद करता है किसको, बीआरसी को। अगला सवाल है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है। तो इसमें आपको प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का अवहेलना करना, ये नहीं करता है। बाद बाकी सब होगा। बाद बाकी शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, ठीक है, पाठ्यचर्या सामग्री का निर्माण करना, ये सब किसका काम है, सब डाइट का काम है जिला स्तर पर। अगला है कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पीटीईसी की स्थापना प्रायः किस स्तर पर होती है। पीटीईसी का जो स्थापना है वो हमेशा जिला स्तर पर होती है। एक जिला में कई कई पीटीईसी भी होता है। अगला है कि प्रारंभिक शिक्षक एवं शिक्षा महाविद्यालय को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, तो इसको सहायता प्रदान करता है राज्य सरकार। राज्य सरकार का काम है। पीटीईसी संस्थानों में 2 वर्षीय सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन के न्यूनतम अर्हता कौन सी निर्धारित है, तो इसमें निर्धारित है आपको उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटर जिसको कहते हैं। जब बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना निम्न में से क्या उद्देश्य है, यानी कि बिहार का जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना किया गया उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत की गई, ये भी सही है। यह बोर्ड संस्कृत भाषा के उद्देश्यों की उपलब्धियों एवं सम्मान विचारों वाले
संगठनों तथा कलाकृतियों को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी क्या है, दोनों सही, यानी कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना अधिनियम 1981 के तहत किया गया था, इसको ध्यान रखना है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से चल रहा है, तो ये आपको बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड 1920 से चल रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है, बिहार राज्य जो है शिक्षा बोर्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड 1920 से चल रहा है, और संस्कृत का जो है संस्कृत शिक्षा बोर्ड जो है वो आपको 1981 के अंतर्गत की गई थी इसका स्थापना, ठीक है। यानी कि पहले से क्या चल रहा है, मदरसा शिक्षा बोर्ड। अगला सवाल है, शिक्षा अधिकार कानून किस वर्ष स्थापित किया गया, तो शिक्षा अधिकार कानून जो है वो स्थापित किया गया था आपको 2009 से। लागू पूछेगा तो 10 से हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कि इसमें गलत क्या है उसको खोजना है, ठीक है। तो 1981 के एक अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के रूप में राज्य द्वारा मान्यता दी गई, ये भी सही है। इसका उद्देश्य बिहार में राज्य में चल रहे मदरसा को सुव्यवस्थित रूप से संचालन कराना, ये भी सही है। कुरान हदीस जैसी धार्मिक पुस्तकों को भी मदरसों के पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया है, नहीं इसमें दिया गया, इसलिए ये आपको गलत है, इसलिए क्या है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत मदरसा के बच्चों को भी स्कूल के बच्चों की तरफ पोषक साइकिल, मिड डे मील जैसी योजना का लाभ मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी इसका आंसर सही है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई, यानी बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड जो है एक स्वायत्त संस्था है, इसका स्थापना किया गया था 2011 में, इसलिए 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा आपको ये 2011। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के प्रमुख कार्यों को इंगित कीजिए, इसका जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में बताना है आपको। तो यह बोर्ड द्वारा बिहार में शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों, पिछड़े क्षेत्रों को शिक्षा को पहुँचाना है, बिल्कुल सही है ये। इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए स्थापित किया गया, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही है। अगला है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई, है ना, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1 सितंबर 1961 को किया गया था, 1 सितंबर 1961, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अपना कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत संपादित करती है, तो ये आपको करती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 17 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है, यानी कि स्थित नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि देहरादून में इसका स्थित नहीं है, गुवाहाटी में भी क्षेत्रीय कार्यालय है, शिमला में भी है, इलाहाबाद में है, लेकिन है कहाँ नहीं, तो देहरादून में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देहरादून, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो भारत का जो शिक्षा मंत्री होंगे वही जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में भारतीय सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, यानी कि उसमें नामित किया जाता है उसका संख्या बताना है, तो उसमें 6 सदस्य को नामित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का वित्त पोषण किया जाता है किसके द्वारा, ये किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा, इसका हो जाएगा 44 का हो जाएगा ए। 45 में सवाल पूछा जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके कार्यकारिणी समिति के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है उसका अध्यक्ष होते हैं, और राज्य मंत्री क्या होता है, उसका उपाध्यक्ष होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, जब इसकी मतलब कार्यकारिणी होती है तो उस समिति का अध्यक्षता कौन करता है, इस समिति का अध्यक्षता करता है केंद्रीय विकास मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी भारत का शिक्षा मंत्री जो है इसका अध्यक्षता करते हैं।
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको भोपाल में हो गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में संलग्न क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में संलग्न जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है उसकी स्थापना किस समिति या आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये किया गया था आपको मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुदलियार आयोग। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। अगला है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई, कहाँ नहीं की गई है उसके बारे में बताना है। तो ये आपको नहीं किया गया है, जयपुर में नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। भोपाल में किया गया, भुवनेश्वर में किया गया, शिलोंग में किया गया, लेकिन जयपुर में नहीं किया गया। अगला सवाल है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई मई 1973 में। इसका हो जाएगा आंसर ए, मई 1973। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पूर्ण वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। यह स्थापित किया गया आपको 1993 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जो है पूर्ण वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता कब दिया गया? ये 1993 में दिया गया। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विधिवत रूप से अपना कार्य आरंभ कब किया था? ये 1 जुलाई 1995 से किया गया। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था, इसको ध्यान रखना है। और ये 1 जुलाई 1995 से अपना काम जो है स्टार्ट करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी कि इसमें भी गलत को खोजना है। किसको खोजना है? जो गलत है उसको खोजना है। इसमें सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो आपको उत्तर क्षेत्रीय समिति कहाँ है? जयपुर में है, ये भी सही है। ठीक है। आपको दक्षिण क्षेत्रीय समिति ये मैसूर में नहीं है, ये क्या है? ये गलत हो गया। पूर्व क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर में है। पश्चिम क्षेत्रीय समिति ये आपको भोपाल में है। तो इसलिए 54 का आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ भी जो है हमको क्या करना है? गलत को देखना है। जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पता करना है। तो इसमें आपको उत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। दक्षिण क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान मैसूर में है। पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भुवनेश्वर में है। पश्चिमी क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान आपको भोपाल में है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। बाद बाकी क्या है? ये पहला आपको गलत है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य है? यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो है प्रमुख कार्य इसमें से कौन है? तो देश के अध्यापक शिक्षा विकास का मानव एवं पर्यवेक्षण करना, ये भी है सही। अध्यापक शिक्षा के मानकों का निर्धारण एवं संरक्षण करना भी है। विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किया गया था आपको 1962 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1962 में हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीबीएसई बोर्ड के संबंध में सही है? यानी सीबीएसई बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की पुस्तकें से है। बिल्कुल, यह देश के प्रमुख शिक्षा बोर्ड, ये भी सही है। यह संबंध शिक्षा संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु कार्यों का करता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीबीएसई के बारे में ये सभी जो है बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से सीबीएसई के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यों का पहचानिए। 10वीं तथा 12वीं का सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी उनका काम है। ठीक है। पाठ्यक्रम का निर्धारण करना तथा परीक्षाओं को निर्धारित करना, ये भी है। वैसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना जिनके माता पिता स्थानांतरीय पदों पर कार्यरत हो, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान किस मंत्रालय से वित्त पोषित होता है? अब मंत्रालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान किस मंत्रालय से वित्त पोषित होता है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के संबंध में सही है? इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान का जो स्थापना हुआ 1962 में हुआ था, ये भी सही है। यह एक शोध केंद्रित विश्वविद्यालय है, ये भी सही है। वर्ष 2006 में इस संस्थान की डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा।
ठीक है। आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से आप देखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य कौन है? इसमें जो इसका प्रमुख कार्य है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका क्षमता का विकास बढ़ावा देना, ये भी सही है। शैक्षिक नीति योजना बनाना, कुशल मेधावी निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। ठीक है। NIEP एक का कौन सा विभाग शिक्षा के निवेश की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल मैपिंग, माइक्रो प्लानिंग तथा सुधार योजना को निर्धारित करता है? तो शैक्षिक योजना विभाग इसका क्या है? शैक्षिक योजना विभाग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला सवाल है जो आज का अंतिम सवाल भी है। NIEP की संस्था का कौन सा विभाग प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार तथा काल्पनिक पाठ्यक्रमों को संचालित करता है? इस विभाग का नाम है शैक्षिक नीति विभाग। आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह क्लास आगे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी बेहतर होते जाए। थैंक यू।